Okay. Now we start our session. Today we discuss about the what is functions, what are the different types of function, and what is the concept of the default parametric function. Okay. So first of all, we start function. Okay. We already discussed about the class. Basically, class is a collection of member variable and member function. Okay. So what is the basically concept of the function? So function is what? It is a collection of instructions written in any high level, okay, language, any high level language to perform any specific task. किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एंड इट ऑलवेज returns a value or more than one value in terms of in case of, है ना, in case of pointer. जनरली आप देखते होंगे बुक्स में भी या ऐसे भी आप लोग जब बोलते हैं तो बोलते क्या है आप लोग? फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया है थोड़ा सा ब्रॉड डिफिनीशन है, ठीक है. इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी रिटेन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में ही हम फंक्शन, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है ना. टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो दैट मीन्स कि हम फंक्शन बनाने का मेन रोल क्या होता है? वी कैन डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स टास्क. जो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज का मतलब क्या है? कि छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं, जिससे आपका क्या काम होता है? वर्क जो होता है वो आपका इजी होता है, उसको आपको सॉल्व करना. ओके, एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करता है, और मोर देन वन वैल्यू, एक रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न करेगा. लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू जब आपका रिटर्न करेगा कब? जब हम यूज करेंगे पॉइंटर. जैसे आपने देखा होगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम एड्रेस पास करते हैं. ओके, तो जहां पे एड्रेस पास कर रहे हैं उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मोर देन वन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? जनरली रिटर्न कर सकते हैं. लेकिन कॉल बाय वैल्यू के केस में हमारा क्या होगा? सिंगल एक वैल्यू रिटर्न होगा. और जब हम यूज करेंगे रेफरेंस, ओके, कॉल बाय रेफरेंस, उस केस में हमारा मोर देन वन वैल्यू रिटर्न होगा. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शंस के जो टाइप्स हैं उसके अंदर में जो सबसे पहला टाइप है दैट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन. ओके, प्री डिफाइंड function. Okay, predefined function. And second is the user defined function. Second is the user defined function. Okay, predefined function and another is the user defined function. तो predefined function is that it is predefined. That means कि जैसे जो भी आपका हेडर फाइल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आप conio.h हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, तो conio.h के अंदर में जो प्री डिफाइंड फंक्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना. जैसे मान लो कि इसमें जो सबसे फेमस आपका है वो है आपका सपोज कीजिए गेट सी एच है ना, एक आपका गेट सी एच ई है, दिस इज ऑल्सो ए सर फंक्शन. आवाज और आ तीसरा रहा है। एक आप यूज करते हो जनरली, हेलो, तीसरा जो फंक्शन है दैट इज द क्लियर स्क्रीन फंक्शन. ओके, तो तीन फंक्शन है आपका, गेट सी एच फंक्शन, एक आपका गेट सी एच ई फंक्शन, और तीसरा आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन. ओके, तो ये फंक्शंस हैं जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड. प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है कि दैट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड.
जब आप सी या सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता है कि व्हेन वी यूज सी एंड सी प्लस प्लस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द हेडर फाइल्स, ओके, एंड डिफरेंट header files is also a collection of predefined function, that means कि it is also a collection of functions। जिस फंक्शन को आपको यूज करना होता है आप क्या करते हैं, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक printf, scanf, ठीक है, getch, putch, these are already the predefined function, ओके। तो ये है आपका predefined function, गेट सी ओके। एच ई का क्या काम होता है? getch का नहीं पता है क्या आप लोग को? नो सर, हमको नहीं पता है। ओके, एनीबडी? सर जो कैरेक्टर इनपुट लेते वो डिस्प्ले करता है। हाँ, ओके, चलिए हम फिर भी एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि दैट मींस कि द फंक्शंस दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर इटसेल्फ एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको टेबल क्रिएट करना है या कोई भी सीरीज जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वी हैव टू राइट द कोड। आपको क्या करना होगा, उसके लिए कोड लिखना होगा और उस कोड के थ्रू आप क्या करते हैं, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सम हो गया, ठीक है, फिर आपका मान लीजिए एस यू बी सब हो गया, एस यू बी यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा बी, ओके। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो फंक्शंस है यूजर डिफाइंड फंक्शंस दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर इटसेल्फ टू सर आवाज परफॉर्म सही से नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा है क्या? किसी सर को आपको आवाज नहीं सही आ आ रहा रहा है नहीं सर। सर, आवाज सही आ रहा है। सर साउंड क्लियर है सर। है? एक, हाँ वही है ना, एक बार आप काम करो ना, आप एक बार ज्वाइन करो ये हो करके। मेरे को नहीं है सर, हाँ, बहुत कट रहा है आवाज। नहीं तो ऐसा है कि बाकी तीन लोग के नेटवर्क पास सही प्रॉब्लम जा होगा। रहा है। एक बार है ना, आप ओके करो सर। ना, डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, फिर हो जाएगा, ओके। तो प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपका ये हो गया सम, सम ए बी, इस तरीके से जितने भी आप फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम फंक्शन का नाम रखेंगे, दे शुड नॉट मैच विथ एनी कीवर्ड। प्री डिफाइंड कीवर्ड जैसे है सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स हैं, जैसे 48 के करीब में कीवर्ड्स हैं, तो वो कीवर्ड से आपका मैच नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा है कि प्री डिफाइंड जो फंक्शंस है उससे मैच नहीं होना चाहिए, ओके। तो we can easily understand what is the difference between predefined functions and second is the user defined function, okay। Now how can we can implement the function, okay, implementation of function, okay। अब implementation of function यानी अगर मान लो हमें फंक्शन क्रिएट करना है तो हम कितने तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना, कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए कि पहले, सबसे पहले वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट विल बी द सिंटैक्स ऑफ द एनी फंक्शन, सिंटैक्स, ओके। सिंटैक्स ये है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, ओके, रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखेंगे, ओके। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम, ओके। और यहां पे लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स, ओके। दिस इज द बेसिकली सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ फंक्शन, अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल सपोज हम लिख रहे हैं इंट, ओके, यहां पे लिखते हैं सम, आफ्टर दैट यहां लिखते हैं इंट ए, इंट बी, ओके। दिस इज द फंक्शन। अब ये फंक्शंस है, इसके अंदर में क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, नाम क्या है, सम है,
और 2 अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन, इसको लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप, function having the return type and also having the parameter। ठीक है ना, क्या है, function having the return type and also having the parameter, यानी ये function के अंदर में क्या है, return type भी है और उसके साथ उसका parameter भी है। सेकेंड फंक्शन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, मान लो एक और फंक्शन int sum, ये ठीक है। अब ये फंक्शन में क्या है कि फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप बट हैविंग नो एनी पैरामीटर। ओके, तो फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप बट हैविंग नो एनी पैरामीटर। ओके, दिस इज द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है बनाते हैं, सपोज कीजिए void, यहां लिख दिया sum और int और int। ओके, यहाँ पे पैरामीटर लिख देते हैं int a और int b। अब इस फंक्शन में क्या है, void का मतलब है नो रिटर्न टाइप। ओके, तो फंक्शन का नाम तो सेम है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, फंक्शन हैविंग नो return type but having the parameter। ठीक है, यानी इस फंक्शन में क्या है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है लेकिन उसके पास पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं void sum, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप as well as no return no parameter। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शंस, जब यहाँ पे हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 तरीके से हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है उसके अंदर में है फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप एंड आल्सो हैविंग द पैरामीटर। सेकंड फंक्शन है उसके अंदर में फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप बट हैविंग नो एनी पैरामीटर। ओके, थर्ड है फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप बट हैविंग द पैरामीटर। लास्ट है फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप एज वेल एज नो पैरामीटर। ओके, तो दैट मीन्स कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप चारों में से कौन सा फंक्शन यूज करें, यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो फंक्शन आपको लगता है वो फंक्शन आपको क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इन ब्रीफली वी कैन से दैट, यहाँ पे आप देखो कि फंक्शन का नाम सेम है ना सबका, लेकिन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं, वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नेम, अकॉर्डिंग टू द रिटर्न टाइप और अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स। ओके, दैट मीन्स यहां आप लिख सकते हैं वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू नेम, है ना, नेम, और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप एंड द अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लो कि हमें फंक्शन है, फंक्शन को हम कितने पैरामीटर्स के थ्रू हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप इजीली बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिटर्न टाइप और अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स। अगर आप थोड़ा सा कल के लेक्चर पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो हमने कल देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में भी जस्ट लाइक कुछ इसी तरीके का वर्क हो रहा था, है ना, फंक्शन का नाम तो सेम था लेकिन वहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते थे, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते थे।
ओके, क्लियर है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, कैसे हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, कब हम पैरामीटर देंगे, उस टाइम में क्या कोड। जनरली जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही होता है कि हम कौन सा अप्रोच लें। चारों यहाँ पे अप्रोच है, चार में से जो सबसे बेस्ट अप्रोच जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत हमारे लिए सिंपल है, वो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक प्रोग्राम बताते हैं जिसमें एक सिंपल सा एडिशन का एक प्रोग्राम लेके चलेंगे, क्योंकि आपको मेन मोटो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वी हैव टू राइट इंक्लूड द हेडर फाइल, हैश इंक्लूड इंक्लूड क्लास बनाएंगे। उस क्लास के अंदर में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन फंक्शन कहाँ बनाते हैं, जनरली मेन के ऊपर, है ना। हमेशा वॉइड मेन के ऊपर हम फंक्शन बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम मेन के नीचे फंक्शन बनाएंगे तो वी हैव टू डिक्लेयर द प्रोटोटाइप, है ना। प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं आप लोग, एनीबॉडी, यस सर। कैन वी डिफाइन द प्रोटोटाइप? A declaration of function. Very good. Just like just like declaration of the variable, okay, in the same way we can also declare the function, okay, and declaration of the function is basically known as the prototype, okay। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। वॉइड एक सबसे पहला सिंपल तरीका बताएंगे, और जिनको जिनको समझ में आता है प्लीज यहाँ पे यस बोलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बना दिया, ठीक है, वॉइड सम। अब यहाँ से कोड लिखेंगे, वॉइड मेन, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोज किया, लिख दिया क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सपोज गेट ch, ओके। अब आपको यहाँ पे समझना है void sum ये फंक्शन किस टाइप का है। इस फंक्शन के अंदर में ना पैरामीटर्स है और ना ही इसका रिटर्न टाइप है। एवरीबॉडी क्लियर? This function having no any return type and also having no any parameter, okay। ओके अब सर। ये बताइए, मान लीजिए, ओके, अब सपोज कीजिए कि हमें फंक्शन में, सपोज कीजिए कि हमको दो नंबर को सम करना है, ठीक है। तो सम जो है, आपको ये पता है ना कि फंक्शन को हमेशा कॉल कहां से किया जाता है, मेन से, है ना। क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, मेन से। तो फंक्शन को हम कॉल करेंगे कहां से, मेन से। तो फंक्शन क्या है, सम। तो लिख देंगे सम, इसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसे लिख दिए सम, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, इस सम फंक्शन से हमें मान लो कि दो नंबर का सम करना है, लेकिन दो नंबर तो है नहीं, क्योंकि यहां से पैरामीटर्स अगर होता तो हम उस दोनों वैल्यू को हम कहां से भेजते, मेन से भेज देते, ठीक है ना। मेन में के थ्रू हम कहां भेजते, पैरामीटर फंक्शन के पास। लेकिन हमारा चूंकि पैरामीटर्स है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि हमें वैल्यू कहां पे लेना होगा, मेन से लेना होगा या उसी फंक्शन में लेना होगा। उसी फंक्शन में लेना होगा सर। वेरी गुड, बस ये चीज, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पैरामीटर नहीं है तो हमको वैल्यू कहां लेना है, फंक्शन के अंदर में लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो रिटर्न टाइप नहीं है तो रिटर्न होकर के कहां जाता है, वैल्यू मेन में। लेकिन हमारा वैल्यू मेन में नहीं आएगा, तो वॉइड है, यानी रिटर्न टाइप नहीं करना है, तो वैल्यू हमारा डिस्प्ले कहां होगा, मेन में कि सम में। सब सम में ही में। होगा सर। हाँ, बस ये चीज समझना है आपको, ठीक है ना। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको फंक्शन में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए, चूंकि हमें डेटा हमने सम से नहीं भेजा है, क्यों, क्योंकि उसमें पैरामीटर नहीं है, तो हमें डेटा चाहिए, तो हम लिख लेते हैं इंट a कॉमा b, ठीक है। लिख दिए सी आउट स्लैश n इंटर द वैल्यू, ठीक है, इंटर द वैल्यू सिन a b, ओके, ठीक है। सी आउट स्लैश n सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, हो गया।
ये कोड समझ में आया सबको? Yes, sir. यस ओके, सर। अब यहाँ पे अब समझ लीजिए। अब आप वेरिएबल जब आप पढ़ते होंगे ना, तो आपको बताया जाता है लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, रजिस्टर्ड वेरिएबल है, ये सारा चीज बताया जाता है, आपको बताया जाता है ना। अब यहाँ पे इंट ए बी जो लिखा हुआ है, इसका जो स्कोप है, यानी इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, इस फंक्शन के अंदर ही है। अगर हम इस ए बी का वैल्यू अगर हम चाहें, जैसे मान लो सी वेरिएबल ले लेते हैं, या ए का वैल्यू मान लो 5 और बी का वैल्यू 10 दे रहे हैं, और हम चाहें कि उसकी वैल्यू को मेन के अंदर में डिस्प्ले कराना, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस उसी के अंदर में है। ठीक है, तो इसको जो है ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ सम के अंदर, सम के अंदर में अगर हम उसको वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो होगा, लेकिन अगर हम चाहें कि उस फंक्शन के बाहर मेन में या किसी दूसरे फंक्शन में उसके वैल्यू को डिस्प्ले कराना, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं, लेकिन रन कराने के पहले ऊपर जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है वो सारा चीज, उसको हमें क्या करना होगा, कमेंट बनाना होगा। ठीक है ना, इतना सारा कमेंट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंपाइल कराते हैं एक बार, अल्ट सी, कंपाइल क्या रहा है, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये ज्यादा आ गया है। सी कंपाइल, ओके, नाउ और enter the value 5 and 6, that will be 11. Everybody clear about the code? Yes, sir. ठीक है, ये सबको सिंबल। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसको सपोज करो वो हमेशा वर्स्ट केस में हम लेके चल रहे हैं। मान लो कि किसी स्टूडेंट को समझ में एकदम ही नहीं आ रहा है फंक्शन, मान लो कि आप किसी को समझा रहे हो, उसको कितना भी आप समझा रहे हो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको बोलो कि जो कोड आप मेन के अंदर लिखते थे ना किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, उसी कोड को ले जा करके आप क्या करो, फंक्शन में लिख दो। दिख रहा है आपको सेम चीज वही? सम के अंदर में क्या लिखा, इंट ए बी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी, सीन ए बी, आप वहीं पे वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। हो गया ना? Yes, sir. ओके, तो ये एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच है। जो जिसको एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको यही बता दीजिए कि void यूज कर लो और उसमें कोई पैरामीटर मत दो, यहाँ से फंक्शन को कॉल करो और वहां जो भी कोड आप मेन के अंदर में लिखते थे वही कोड वहां पे लिख दो, आपका प्रोग्राम चलेगा। है ना सिंपल अप्रोच? ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं, अब तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से void की जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है ना, पैरामीटर सपोज करो कि यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया 10। ओके, अब इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर में कितने पैरामीटर्स हैं बताइए? 2. 2 पैरामीटर्स है और दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो लिखेंगे इंट ए कॉमा इंट बी, लिख दिया। यानी अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो हमारा ए और बी दोनों को जो ऐड करना है, वो डेटा हमारा कहाँ से जा रहा है, मेन से जा रहा है ना? Yes, sir. यस, मेन से जा रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हम लोग डेटा एंट्री ले रहे हैं वो डेटा हमको एंट्री नहीं कराना चाहिए। Yes, sir. नहीं कराना चाहिए. ओके, नहीं कराना चाहिए, गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सीधा। ओके, समझ में आया? फंक्शन कॉल किया, सम 5 10, डेटा हमारा यहां से जा रहा है, ए के अंदर में 5 चला गया, कॉपी हो गया, और बी के अंदर में 10 कॉपी हो गया। ठीक है, और वहां को लेकर के सम इक्वल टू ए प्लस बी हमने डिस्प्ले करवा दिया। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे फिर रिटर्न टाइप क्या है, void, यानी हमको वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है। वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है तो दैट मीन्स क्या करना है, फंक्शन कॉल होगा और वहीं पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा, तो डिस्प्ले वहीं पे कर दिया हमने। ओके, Yes, sir. इसका मतलब ये है कि जब भी रिटर्न टाइप आपका void रहेगा, उस केस में वैल्यू हमारा वहीं पे डिस्प्ले करेगा। जो भी रिजल्ट होगा उसको हमें डिस्प्ले करना कहाँ पड़ेगा, उसी फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आपने यस, अब नेक्स्ट आप पढ़ते होगे, जब फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बोलते हैं ना? तो Yes, ये sir. जो अप्रोच है जो आप ये जो अप्रोच जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कॉल बाय वैल्यू।
कॉल बाय वैल्यू। अब इसमें एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर कौन सा है? देखिए यहाँ जो मेन से के अंदर से जो डेटा हम भेजते हैं दैट विल नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर, है ना, यानी ओरिजिनल डेटा यही है और इसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर का मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर में जो डेटा जा रहा है वो क्या जा रहा है, 5 और 10 का एक कॉपी जा रहा है, एक्चुअल नहीं जा रहा है, वो उसका क्या जा रहा है, कॉपी जा रहा है वहां पे, इसीलिए उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर और इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्लियर? यस सर। ओके अब इस वाले जो कोड में जहां पे मैंने पैरामीटर पास किया है, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, एनीबॉडी? नो सर। ओके गुड। अब तीसरा जो कंडीशन है, मान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप भी है INT, तो void को छोड़ करके अगर कुछ भी हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैर अगर कुछ रिटर्न टाइप है तो दैट मीन्स कि हमको उस वैल्यू को लेके कहाँ जाना है बताइए? रिटर्न होगा तो रिटर्न कहाँ पे होगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है, मेन से हुआ है। तो अगर मान लीजिए तो यहां लिखेंगे सी आउट स्लैश सम इक्वल टू, ठीक है, सम। ठीक है, अगर मान लो कि हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है, तो जब भी आपका कीवर्ड लग जाएगा रिटर्न, तो उस केस में देखिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखोगे एक कीवर्ड यूज होता है रिटर्न, RETURN, रिटर्न, और यहाँ लिख देंगे A+B। ओके, रिटर्न A+B। ओके, इंट सम, इंट A, इंट B, दैट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है, इसके अंदर में पैरामीटर्स में पैरामीटर भी है और ये क्या कर रहा है, वैल्यू को भी रिटर्न कर रहा है ना? तो जहां पे भी वैल्यू, जो भी फंक्शन जिसके आगे void ना लगा हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर लगा हो, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसमें लिखेंगे रिटर्न और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको पैरामीटर पास कर देंगे और वो वैल्यू कहाँ पे आएगा, मेन के अंदर में होगा। यहाँ पे जो होता है देखिए कैसे काम करता है, मेन से प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ सम 5 10, तो ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर है, ए के अंदर में 5 जाएगा, बी के अंदर में 10 जाएगा। ठीक है, वैल्यू रिटर्न होगा यानी 5 + 10 15, रिटर्न कहाँ पे होगा, यहीं पे रिटर्न हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा तो रिटर्न होने का मतलब क्या है कि 5 और 10 कितना होगा, 15 यहाँ पे रिटर्न करेगा, इसीलिए मैंने इसको डिस्प्ले कराया है। तो जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा ना, तो लिखा सी आउट सम इक्वल टू 5 10। इसको और अगर बेटर तरीके से आपको समझना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, अल्ट रन 15 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट द कोड, यहाँ पे एफेक्ट आता है एक, देखिए आप ध्यान से सब लोग देखिएगा, एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, कंप स्टेप, इफेक्ट, void मेन में आया, क्लियर स्क्रीन पे आया, फंक्शन में आया, अब कॉल होगा, देखना ऊपर चला जाएगा, आ गया 15। ठीक है, समझ में आया? सर अगर वैल्यू यूजर से इनपुट कराना होगा Yes, तब sir. थोड़ा सा कैसे करेंगे सर? हाँ, अरे कुछ नहीं, अनिकेत को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है कि यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे इंट A B सिंपल है, ठीक है, इंट A B, सी आउट, एंटर, वैल्यू A एंड सेंड A B, हो गया। ये अनिकेत के लिए है, अनिकेत देखिए आराम से इसको, यहाँ पे B पास कर दिया, हो गया। अब देखिए कंपाइल सर वहाँ पे क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर क्या आया है,
यहाँ पे इंट ab के बाद सेमीकोलन छूटा है, ठीक है। कंपाइल नाउ और रन। 12 19 आ गया। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया आपका सर एवी एक्चुअल की कोड। जगह समझ, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना सर वहां पे, इंट कुछ इंट भी वाइड मेन कुछ के अंदर। भी, अरे हाँ भाई, आपको ये अब लग रहा होगा ना कि फंक्शन में भी सर ने पैरामीटर में ab भी लिया है और यहाँ पे भी ab लिया है ना। यस सर। यही लग रहा है ना। हाँ, तो चेंज कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x लिख लेते हैं, y लिख देते हैं, x लिख देते हैं, y कर देते हैं। हो गया, देखिए। फिर यहाँ पे सेमीकोलन छूटा है, 9 हो गया। यस सर। समझ में आया। देखिए अनिकेत, एक चीज है, जैसे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप ये चीज, वेरिएबल का नाम अभी इसीलिए मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल है। मेन का जो है ना, मेन के अंदर में जो एक्स वाई है, इसका एग्जिस्टेंस इसी के अंदर में है। यहाँ जो हम पास कर रहे हैं ना वैल्यू, वहां पे एक्स और वाई नहीं जा रहा है। एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो जा रहा है ए के अंदर में, और वाई के अंदर में जो वैल्यू है वो जा रहा है बी के अंदर। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इसीलिए यस ये सर। कंफ्यूजन कभी मत कीजिएगा कि सेम, आपको ये लग रहा होगा कि वहां पे भी वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो ये वेरिएबल सेम होने का प्रॉब्लम वहां पे आएगा जब एक ही फंक्शन के अंदर में सेम नाम का दो वेरिएबल आप बना रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मेन के अंदर में ए बी यूज किया, एक फंक्शन सम है वहां पे भी ए बी यूज कर लिया, दूसरा फंक्शन सब है वहां पे भी ए बी यूज किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, उनका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही है, उस फंक्शन के बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है। ओके, ओके सर। अब यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखिए यस सर। एक और चलते हैं, बस लास्ट वाला चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहां से इसको हटा दिया। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन हैविंग, अब आप लोग के थ्रू आप लोग बताएंगे इसको। फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप बट हैविंग नो एनी पैरामीटर, क्या करेंगे। अब हमको पैरामीटर तो है नहीं हमारे पास, और हमको एडिशन करना है दो नंबर का, यानी पैरामीटर नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू हमारे पास मेन से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। ओके, मेन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लैंक कर दिए। अब बताइए वैल्यू कहाँ लेंगे, फंक्शन के अंदर लेंगे कि मेन के अंदर लेंगे। फंक्शन के अंदर लेंगे सर। हाँ गुड, फंक्शन के अंदर लेंगे। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि पैरामीटर नहीं है तो वैल्यू हमको वहीं लेना है, पैरामीटर है तो वैल्यू हम मेन से लेके जाएंगे, रिटर्न टाइप अगर है तो वैल्यू को रिटर्न करके लेके आना है, मेन में प्रिंट कराएंगे, और अगर वॉइड है तो डिस्प्ले वहीं पे करा देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा कट कर लेते हैं, एडिट, कट कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। हो गया ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे आपका बी हो गया। क्लियर है, रिटर्न ए प्लस बी, वाइड मेन एक्स वाई, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, तो आपका इंट सम वैल्यू को रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। जब रिटर्न होगा वैल्यू तो कहाँ पे आएगा, मेन के अंदर में, और मेन के अंदर में जब वैल्यू आएगा तो आपको उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो सी आउट लिख दिया, सम इक्वल टू क्या हो गया, सम हो गया। एनी डाउट इन दिस कोड। नो सर। नो, नो सर। अब देखिए कंपाइल, यहाँ पे आ रहा है क्या, ए और बी आ रहा है ना, तो ए और बी को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है ना अभी, इंट ऑल बाय ए रेफरेंस। कॉमा और बी। ठीक है ना, लोकल वेरिएबल है, यस। और यहाँ पे एक्स वाई जो है इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ऐसे नहीं भी हटाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, नाउ कंपाइल, नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ 9 8 हो गया।
समझ में आ गया? यस ओके, तो ये आपका हो गया फंक्शन। Yes, तो sir. यस सर। मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे यूज करना है। ओके, अनिकेत आपको आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। ओके, अब देखिए छोटा छोटा प्रोग्राम्स है, कुछ कुछ जैसे प्रोग्राम्स है उसको आप इस पे बना सकते हैं। अब चलिए एक छोटा सा, चलिए हम फंक्शन हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से। मान लीजिए कि हमें 2 का पावर 3 का वैल्यू निकालना है, यानी एक है मान लीजिए कि पावर और एक देना है आपका 2 का पावर 3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आपको उसको पावर फंक्शन एक होता है ना मैथ के अंदर में, पावर फंक्शन यूज किए हैं क्या आप लोग? यस सर। पावर फंक्शन यूज यस किए सर। हुए हैं। तो विदाउट यूजिंग द पावर फंक्शन हमें क्या करना है, 2 का पावर 3 का ये निकालना है, कोड लिखना है। क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे मान लो हम लिख रहे हैं 5, है ना, और इसका पावर लिख देते हैं मान लीजिए 4। तो हमको 2 वैल्यू इनपुट करना है, एक करना है पावर और एक करना है एक्सपोनेंट, ठीक है। पावर हो गया 4 और बेस, बेस और पावर कर सकते हैं ना। बेस है आपका 5 और पावर कितना है 4, और हमको वैल्यू कितना आना चाहिए 625 आना चाहिए। तो व्हाट विल बी द लॉजिक? सर रिटर्न में ए पावर बी कर देंगे। रिटर्न में A का पावर B कर देंगे? नहीं, पावर फंक्शन यूज नहीं करना है ना। P सर और W जो वहां पे पावर फंक्शन होता इफ का लूप लगा, वाइल का लूप लगा देंगे सर, और वाइल चला देंगे, जो मेरा पावर जितना टाइम्स चलना चाहिए उतना का लूप लगा देंगे, और लास्ट में वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। है। ओके ठीक है, और चलो ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे ले लेते हैं इंटर द, सर फॉर लूप में भी वो हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, फॉर वाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ए यस और सर। बी ले लिया, इसी में कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर I इक्वल टू 1 से लेकर के पावर, जितनी बार पावर है उतनी बार लूप चलाएंगे, है ना। तो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। पावर क्या है, बी है हमारा, I प्लस प्लस। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पावर, है ना। अब मान लो कि एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कीजिए P इक्वल टू 1 कर देते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो पता है ना, मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्टोर करना है, तो उसके वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करेंगे, 1 से। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इंटू कौन सा, किसका पावर है, A का पावर, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं A, और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न, जो हमारा वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, P में। फंक्शन का नाम वही रख देते हैं सम, ठीक है। हो गया, कोड समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, देखिए यस सर। एक बार पहले रन करा लेते हैं, पहले कंपाइल आ रहा है। आई को डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, कामा आई, और क्या है यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, है ना। इंटर द वैल्यू, मान लो 5, पावर है 4, आ गया 625। ओके, देखिए कैसे काम कर रहा है, मैं अब बता देता हूँ आपको। हमारे पास P का वैल्यू कितना है, P इक्वल टू 1 किया स्टोर करने के लिए। A का वैल्यू सपोज कीजिए 5 है, और मान लीजिए कि B का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब लूप जब चला I इक्वल टू 1, I लेस देन B, तो B का वैल्यू कितना होगा 3, यानी ये लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, P इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू A, P का वैल्यू कितना है 1 इंटू, और A का वैल्यू कितना है 5, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 5। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा I इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 3, फिर कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, P इक्वल टू P इंटू A। अब P का करंट वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू A यानी 5, फिर यहाँ पे 5, तो कितना हो गया
25। फिर नेक्स्ट टाइम होगा i का वैल्यू 3, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, देन p इक्वल टू होगा p इंटू a, तो p का वैल्यू कितना है 25 और a का वैल्यू फिक्स है 5, यानी ये हो गया 125। नेक्स्ट टाइम जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू होगा 4, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही बाहर आएगा रिटर्न p, यानी 125 रिटर्न होगा, कहाँ पे जाएगा मेन के अंदर में, मेन के अंदर में वहां पे फंक्शन में जाएगा और वहां पे वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था। यस ठीक है? सर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं वो है डिफॉल्ट पैरामीटर, है ना। बेसिकली सी में भी फंक्शन आप यूज किए होंगे, लेकिन सी के अंदर में डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि जैसे हम लिख रहे हैं इंट ए और बी, तो इंट ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10, इस तरीके से भी हम लोग सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बार उसको एक बार चेक करते हैं हम लोग किस तरीके से काम करता है वो। ओके, अब देखिए यहाँ पे void ही कर देते हैं, ठीक है ना। void यहाँ पे लिखते हैं इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10 और इंट c इक्वल टू 30। 3 वैल्यू है ना। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना, डिफॉल्ट पैरामीट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कराते हैं सी आउट स्लैश एन सम इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और यहाँ पे मेन के अंदर में लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नाम क्या है सम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अरे कितना आया 45। अब देखिए कैसे काम कर रहा है ये। अब आप एक चीज थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सम के अंदर में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया ना। हेलो, नो सर। नो, तो दैट मीन्स कि अगर हम कोई पैरामीटर नहीं पास किए तो क्या हुआ, जो ए बी और सी उसका डिफॉल्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर दिया इसने। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, मेन यही चीज देखना है यहाँ पे सम। अब मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 पैरामीटर हमने पास किया है, लेकिन वहां पे पैरामीटर कितना है 3। 3. तो पहले का 2 पैरामीटर है, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी का वैल्यू हो जाएगा 20 और सी का वैल्यू हमने दिया नहीं है, तो सी का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा वो 30। अब देखिए यहाँ पे आ गया। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सम 10 20 और यहाँ लिख दिया 45। इस केस में क्या होगा कि सम का वैल्यू है 10, है ना, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 45, तीनों ओवरराइड हो जाएगा। हो गया। यस सर। ओके, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, तो कितना देख रहे हैं ना, Yes. कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना। अब एक चीज इसमें और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका असाइनमेंट कैसे होता है। इसको एक बार कमेंट बना देंगे ना, तब आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, ये सी है ना, इसका वैल्यू को हटा देते हैं, एक बार ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार कंपाइल कराते हैं। पहले एक एरर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू मिसिंग फॉलोइंग पैरामीटर बी। ठीक है, अब 1 मिनट, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखते हैं सम और यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ पे लिखते हैं 20। सी कंपाइल, एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एरर है वो क्यों कैसे हटेगा वो अपने को देखना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिया सी इक्वल टू
20 लिख दिया, c इक्वल टू 20। और यहां से मान लीजिए कि हमने एक में a वाला वैल्यू को हटा दिया, ठीक है। कंपाइल, अब देखिए काम करेगा ये। क्यों काम करेगा, इसके पीछे रीजन हम बताते हैं। कितना आया 50, ए के लिए लिया 10, बी के लिए लिया 20 और सी के लिए 20। यानी जो इसका असाइनमेंट होगा वो क्या होगा, इसका असाइनमेंट जो होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट असाइन करना है वैल्यू को आपको। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया, लेफ्ट टू राइट। यानी जो असाइनमेंट होना चाहिए वो आपका लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका लेफ्ट पोजीशन है, सी लेफ्ट पोजीशन में है ना, अब बी को भी हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए आ गया, फिर रन। कितना आया 50, 10, 20 और बाय डिफॉल्ट 40। यानी अगर लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट लेके चलेंगे आप, है ना, उस केस में तो आपका प्रोग्राम वैलिड होगा। लेकिन जैसे ही राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सिंपली ए पे आते हैं, ए इक्वल टू 10। आ गया एरर? ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, sir. दैट मीन्स कि असाइनमेंट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी आपका डिफॉल्ट वैल्यू देना है वो कैसे देंगे, लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट करना है ना, तभी आपका वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट लेंगे उस केस में आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको, मान लो कि a इक्वल टू 10 भी है, b इक्वल टू 20 भी है और c इक्वल टू 30 भी दी है, तब तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो कि किसी एक को आप इनिशियलाइज कर रहे हो या किसी दो को इनिशियलाइज कर रहे हो और तीसरे को छोड़ रहे हो, उस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो असाइनमेंट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे लेफ्ट पोजिशन में होगा, सबसे पहले हम उसको असाइन करेंगे, फिर उसके बाद वाले को इच्छा हो तो असाइन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट पैरामीट्रिक फंक्शंस में हमेशा ये देखना है कि जो असाइनमेंट होगा डिफॉल्ट वैल्यू का, इट विल बी आल्सो एसोसिएटेड विद द लेफ्ट टू राइट मैनर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? ओके, ठीक है। Yes. और कोई इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? Nice, sir. No, sir. कोई सर कंफ्यूजन कह नहीं? रहे थे क्या? ठीक है, हेलो। यस, हाँ कह रहे बोलिए। थे सर, कॉल बाय रेफरेंस का भी कुछ बताइएगा थोड़ा बहुत, क्या कि नहीं? हाँ बता, अभी जस्ट अब बताएंगे ही, थोड़ा बहुत नहीं बताएंगे, पूरा ही बता देंगे, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? डिफॉल्ट वाला समझ में आ गया होगा सबको, यस सर। Yes, sir. यस। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉल बाई रेफरेंस वाले में, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं सारे को। देखिए ऐसा है कि कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पहले ही मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है कि फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू, इट डज नॉट रिटर्न्स ए वैल्यू एनी टाइम, बट इट कैन इट विल बी ऑल्सो रिटर्न मोर देन वन वैल्यू बट इन केस ऑफ द पॉइंटर। तो जनरली आप देखते हो कि कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस का जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें आप देखते हो कि सबसे पहले क्या करते हैं ना, वो स्वैपिंग का ही प्रोग्राम एक यूज करते हैं, है ना। देखते होगे हमेशा कहीं पे यूज करो तो स्वैपिंग, तो स्वैपिंग का प्रोग्राम के पीछे रीजन है, क्योंकि स्वैपिंग में क्या होता है, मोर देन वन वैल्यू आपको रिटर्न करते हो, है ना। तो इसीलिए एक बार स्वैपिंग का ही प्रोग्राम हम लोग चेक करते हैं क्या होता है वहां पे। वैल्यू रिटर्न करना है तो इंट स्वैप, ठीक है। और सिंपल पहले लिखेंगे, है ना, सिंपल कोड कॉल बाई वैल्यू वाला, तभी आपको समझ में आएगा क्या होगा, ठीक है। आपको पता है स्वैपिंग का कोड क्या होता है, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल t इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू t, यही होता है ना। यस सर। ये तो रटा हुआ कोड है, void main, और यहाँ पे लिख देते हैं int a b क्लियर स्क्रीन, ठीक है, cout /n enter the value of a and b, okay, sin
ए बी, ठीक है। अब फंक्शन कॉल कर लेते हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारा, तो लिखते हैं स्वैप ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट स्लैश एन ए इक्वल टू ए और सी आउट स्लैश एन बी इक्वल टू, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया आपका गेट सी एच, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा एक फंक्शन है सिंपली, जो कि हम लोग जनरली लिखते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे b इक्वल टू टी रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो रिटर्न लिखेंगे ना यहाँ पे RETURN। अब रिटर्न में क्या लिखेंगे बताइए तो, क्योंकि रिटर्न के अंदर में सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है, ठीक है। तो यानी एट ए टाइम हम एक ही वैल्यू को रिटर्न करेंगे। फिर भी इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं, ठीक है। सिंपल का फंक्शन लिख शुड रिटर्न अ वैल्यू, है ना। तो शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए रिटर्न 0, अल्ट सी कंपाइल और यहाँ लिख दिया रन 12 और यहाँ लिख दिया 7। कोई चेंज हुआ? एनी चेंज नो इन द सर। वैल्यू? नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ जा रहा है कार्बन कॉपी, ए और बी का जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसका कार्बन कॉपी जाके स्टोर हो जा रहा है। यहाँ पे ए में आ गया और बी में आ गया, और ये जो है आपका जो वेरिएबल है, इसके अंदर में क्या हो रहा है, एट ए टाइम हम एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम बी को रिटर्न करें तब वैल्यू आ जाएगा, ए को रिटर्न करें तब आ जाएगा, लेकिन मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न करेंगे तब वो आपका इसमें नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है कि जो हमारा ए है उसका एड्रेस हम पास कर देंगे। तो एड्रेस पास करने के लिए रेफरेंस ऑपरेटर आपको ऑलरेडी पता है, रेफरेंस ऑफ ए और रेफरेंस ऑफ बी। यस, कह रहे थे कि अगर दो वैल्यू रिटर्न कराना होगा तो फिर वो मतलब वो फंक्शन काम ही नहीं करेगा क्या? नहीं काम करेगा। कॉल बाय वैल्यू अच्छा। के केस में पास काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस यानी एड्रेस पास करना पड़ेगा। क्योंकि जब एड्रेस जाएगा ना तो एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज हो सकता है किसी भी वैल्यू का, वेरिएबल का, लेकिन उसका जो एड्रेस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब हम एड्रेस भेजेंगे यहाँ से तो इसी को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे इंट, यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए एस्ट्रिक, और यहाँ पे लिख देते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब समझते हैं क्या होता है, वैल्यू एट द एड्रेस, है ना। यानी रेफरेंस ऑफ ए पे कौन सी वैल्यू है। तो ए और बी को जब मेमोरी मिलेगा तो ए का एक एड्रेस होगा और एक बी का एड्रेस होगा। तो ए और बी का जो एड्रेस होगा वो क्या बोलेंगे उसको, फिजिकल एड्रेस। और ए और बी पे जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल वैल्यू। तो यहाँ पे जब पास करेंगे, यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है एड्रेस, और वहां पे हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, हमको एड्रेस को स्वैप थोड़ी करना है, हमको किसको स्वैप करना है, वैल्यू को। तो एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस, यानी उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है। तो हमारा मान लो कि ए के एड्रेस पे वैल्यू होगा 5 और बी के एड्रेस पे वैल्यू क्या होगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टी रेफरेंस बी, यहाँ कर दिया रेफरेंस बी, ठीक है। और यहाँ लिख दिए रिटर्न। ओके ओके ओके, एक मिनट। देखिए 4 5 5 4 हो गया। यस सर सर। लेकिन आप रिटर्न 0 लिखे हैं तो उसका मतलब तो कि हमको कुछ रिटर्न नहीं ना चाहिए। रिटर्न देखिए, रिटर्न चाहिए क्यों नहीं, दो वैल्यू हमको लेके आना है ना यहाँ पे, यस सर। ए और बी दोनों को लेके आना है ना। और हमारा रिटर्न टाइप तो है ही इंट, लेकिन जब भी अगर मोर देन वन वैल्यू को जब हम लोग रिटर्न करेंगे ना, समझे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, रिटर्न हम 1 भी लिखेंगे ना तब भी काम करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए काम कर रहा है, कर गया। यस सर। -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, समझ में आया।
यहाँ पे ये इंटीजर देने का मतलब क्या हुआ सर? देखो इंटीजर देने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका इंटीजर वैल्यू है ना वहां पे रिटर्न कर रहा है, तो कोई ठीक भी है। इंटीजर वैल्यू देने का मतलब ये है कि वो आप एक जस्ट लाइक एक आपका सिंटेक्स है, वो चीज दिखा दिया उसने कि हाँ हमारा वैल्यू जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारा वैल्यू जो है वो किस पे चेंज हुआ है, स्वैपिंग जो हुआ है वो किस पे हुआ है, एड्रेस पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब यहाँ पे जाएगा तो उस एड्रेस पे जो चेंज होगा वैल्यू, यानी ए के एड्रेस पे चला गया बी का वैल्यू और बी के एड्रेस पे चला गया ए का वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, ए और बी दोनों का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। सर ऐसे कहाँ कोई ठीक पढ़ाता है। है सर? हाँ ऐसे कहाँ कोई आज तक बताया? आज तक तो हमको समझ में ही नहीं आया था कि इसका यूज क्या नहीं है। नहीं, देखिए ये चीज है ना, देखिए आप कुछ भी जनरली क्या होता है ना, आप जीरो लिख देते हैं तो आप लोग सोचते हैं ना कि जीरो के अलावा वन लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, होता है ना माइंड में। यस। ठीक है, तो उसके लिए फ्री रखिए, -100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बेवकूफ बनाना है तो -10 लिख दीजिए, तो वो थोड़ा देर के लिए वो ये पड़ जाएगा ये कि भाई -10 लिख क्यों लिख दिया है, गलती से तो नहीं लिख दिया है। ठीक है ना, तो वहां आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, निगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो हो कुछ भी। ओके यस सर। ओके। तो नाउ आई कंक्लूड द सेशन। यस सर।